नमस्कार दोस्तों, ज्ञान मीमांसा की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो महा रिवीजन सीरीज में आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भारत के भूगोल का 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो देखिए, हमारा प्रश्न जो है मुख्य रूप से 70 से 80% क्या रहता है, कूट आधारित प्रश्न रहते हैं 70 से 80%। ये जो है सेम ऐसे ही जो है एग्जाम में पैटर्न भी पूछा जाता है कि कूट आधारित प्रश्न को ही पूछा जाता है। तो आप जो है एग्जाम के लिए प्रिपेयर रहे, इसलिए आधारित प्रश्नों को ही लेकर आते हैं। तो देखिए, यह आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। इससे जो है आपका जो एग्जाम में जो डर रहता है कि कठिन क्वेश्चन लगते हुए जो है नहीं लगेंगे, आप जो है अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाएंगे। तो ठीक, तो इसीलिए जो है हम आपके लिए लेकर आए हैं कूट आधारित प्रश्नों को। ठीक, तो चलिए अब जो है हम पढ़ने वाले हैं भारत का भूगोल। उससे पहले आपने इससे पहले के जो वीडियो भारतीय इतिहास और भारतीय राज्य व्यवस्था, इनका वीडियो डल चुका है वस्तुनिष्ठ वाला, आप जाके देख लीजिएगा। ठीक, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए हम सीधा स्टार्ट करते हैं भारत के भूगोल के पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न दिया हुआ है कथन आधारित है। तो देखिए, सबसे पहले कथन आधारित में आपको पहचानना है सत्य है या असत्य। तो देखिए, इसमें क्या दिया है, पहले पढ़िए प्रश्न को। पहला स्टेटमेंट दिया है भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर और पूर्व से पश्चिम की ओर की अपेक्षा अधिक है। तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो है पूर्व से पश्चिम की अपेक्षा अधिक है कहा गया है। तो ये सही कथन है, क्योंकि देखिए उत्तर से दक्षिण लंबाई कितना है भारत की जो है, यह कितना है 32-14 किलोमीटर। और वही जो है पूर्व से पश्चिम लंबाई कितना है 29-33। तो 29 और 33 किलोमीटर जो है यहाँ पूर्व से पश्चिम की लंबाई है। तो ये उत्तर से दक्षिण वाला अधिक होगा। तो ये जो है पहला स्टेटमेंट सही है। उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट को देखिए। दूसरा स्टेटमेंट कहा गया है भारत की मुख्य भूमि अर्थात पूरा जो मुख्य भूमि है वह उसकी तटीय लंबाई लगभग कितना है 6100 किलोमीटर है। तो ये भी सही है। तो ये जो मुख्य भूमि रहता है इसका जो तट की लंबाई है यहाँ गुजरात से लेकर के यहाँ पश्चिम बंगाल तक की, तो इसकी लंबाई कितना है 6100 किलोमीटर है। ठीक, और वही इसके साथ जो है हम यहाँ लक्षद्वीप द्वीप समूह को और यहाँ जो है अंडमान निकोबार समूह को भी अगर शामिल कर दे तो इसका जो तट की लंबाई है वह कितना हो जाता है, तो वह जो है 7500 लगभग 17 7517 किलोमीटर हो जाता है। तो ठीक, इसे भी आप याद रखेंगे। और वही जो मुख्य भूमि की ये जो क्षेत्रीय जो सीमा लंबाई है वह कितना रहा है पूछा जाए तो कितना रहता है लगभग 15,200। तो 15,200 किलोमीटर जो है इसके जो क्षेत्र है, जो भू स्थल वाले जो बनाते हैं स्थलीय सीमा, उसकी लंबाई हो जाएगा। ठीक, तो इतने सब फैक्ट को आप याद रखेंगे। चलिए अब अगला प्रश्न देखिए। तो इस प्रश्न का दोनों कथन सही है, तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, इसमें आपको असत्य पूछा गया है। तो कौन सा कथन असत्य है बताना है। देखिए, पहला दिया है कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरता है, ये सभी को पता होगा। 8 राज्य कौन कौन से हैं, गुजरात से लेकर के यहाँ से गुजरात, पहला गुजरात हो जाता है, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़ हो जाता है, पांचवा झारखंड, छठवां पश्चिम बंगाल हो जाता है, सातवां त्रिपुरा और आठवां मिजोरम। ठीक, तो इन 8 राज्यों से होकर गुजरता है। इसमें और फैक्ट याद रखेंगे, सबसे कम लंबाई जो है कहाँ, राजस्थान में रहता है जो कर्क रेखा जो है सबसे कम लंबाई यहाँ, और सबसे अधिक जो है कहाँ रहता है, मध्य प्रदेश में। ठीक, तो इतना आपको फैक्ट को याद रखना है कर्क रेखा के संबंध में। बाकी सबको तो पता है 19 डिग्री से जाता है 23.5 डिग्री नॉर्थ को, इसी को कहा जाता है कर्क रेखा। ठीक, उसके बाद चलिए दूसरा स्टेटमेंट क्या है, भारत में सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी बिंदुओं को जोड़ने वाली सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। ठीक, तो जब सबसे जो पूर्वी है और सबसे पश्चिमी इन बिंदुओं को जोड़ने वाली जो रेखा है वह कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। तो ये जो है सही बिंदु है कि ये दोनों जो है किसमें, इसके ऊपर में स्थित है। उसके बाद देखिए माही नदी, उसके बाद है तीसरे स्टेटमेंट, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो 2 बार माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है, 2 बार गुजरती है। तो ये माही एकमात्र नदी है भारत में जो कर्क रेखा से 2 बार गुजरती है। तो तीनों स्टेटमेंट जो है सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। चलिए अब अगला देखिए, निम्न में से कौन सा भारतीय संघ राज्य का दक्षिणी बिंदु है। तो जो है भारतीय संघ राज्य का जो है दक्षिणतम बिंदु कौन सा है पूछा गया है। तो सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो यह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है इंदिरा पॉइंट। तो इंदिरा पॉइंट जो है सबसे दक्षिणतम बिंदु है भारतीय संघ में। इंदिरा पॉइंट जो है कहाँ है, और यह जो है ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। कौन सा, ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है, आप याद रखेंगे। ठीक, इंदिरा पॉइंट। चलिए अब अगला देखिए, अगला प्रश्न में दिखाया है फिर से कथन कारण है, इसमें सत्य पूछा गया है। तो पहला दिया है भारतीय मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरते हैं। तो ये 5 राज्य से होकर गुजरते हैं, ये भी आपको पता है। तो कौन कौन से 5 राज्य है उसे भी देख लीजिए। तो कौन कौन से 5 राज्य है, सबसे पहले उत्तर प्रदेश के बाद कौन सा आता है, उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, उसके बाद कौन सा आ जाएगा, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश।
ठीक, तो इन 5 राज्यों से होकर गुजरता है, जिसमें कर्क रेखा को कौन से राज्य में काटता है, हमारे छत्तीसगढ़ में जो है कर्क रेखा और जो है आईएसटी लाइन दोनों जो है कटान बिंदु जो है छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक, तो ये जो है 5 राज्य है, ये भी सही है पहला कथन। उसके बाद दूसरा कथन को देखिए, तो देखिए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत मानक समय यमोत्तर माना जाता है, तो यही डिग्री है 22.5 डिग्री। ठीक, सॉरी 82.5 डिग्री। ठीक, तो यह जो है हमारे यमोत्तर लाइन है, अर्थात भारतीय मानक समय रेखा है। तो दोनों कथन सत्य हो जाएंगे, तो ऑप्शन सी भी इसी का आंसर हो जाएगा। फिर चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है, तो कौन से राज्य की तट रेखा सबसे ज्यादा लंबी है, तो यहाँ आपको पूछा गया सबसे ज्यादा लंबी, तो कौन सा हो जाएगा, तो गुजरात। गुजरात की तट रेखा जो है सबसे लंबी है। और सबसे कम पूछा जाए तो सबसे छोटी तट रेखा जो है गोवा राज्य की है, तो गोवा जो है सबसे कम तट रेखा। और वही यहाँ केंद्र शासित प्रदेश से भी पूछा जाता, तो यहाँ अंडमान निकोबार, तो अंडमान निकोबार अगर ऑप्शन में रहता तो अंडमान निकोबार का जो है राज्य की तट रेखा जो है सबसे लंबी है, गुजरात से भी ज्यादा लंबी है, तो गुजरात की जगह अंडमान निकोबार इसका आंसर रहता। ठीक, चलिए अब अगला देखिए, भारत के संदर्भ में नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। तो भारत के संदर्भ में बताना है आपको, क्या बताना है, सत्य कथन। तो भारत देश उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, तो ये सही है। देखिए हमारे पृथ्वी जो है, ये पृथ्वी एक उत्तर और दक्षिण दो गोलार्ध में बचा हुआ है। पहले यहाँ जो कर्क रेखा है उसे उत्तर और दक्षिण, ये उत्तर हो गया और नीचे दक्षिण। ठीक, तो नॉर्थ और साउथ पोल में बटा हुआ है। और वही जो यामोत्तर लाइन होता है, ग्रीनविच लाइन है, ग्रीनविच जो है इसे दो भाग में और बांटता है, ये पूर्व हो जाता है और ये जो है पश्चिम हो जाता है। ठीक, तो पूर्व और पश्चिम में, तो हमारा भारत कहाँ स्थित है, इन दोनों के ऐसे काट दिए जाए इसको भी बीच से, तो यहाँ हमारा भारत स्थित है, अर्थात ये कहाँ स्थित है, ये पूर्व भी है, ये पूर्व और ये जो है उत्तर भी, तो उत्तर पूर्व गोलार्ध में स्थित है हमारा भारत। ठीक, उसके बाद देखिए दूसरा स्टेटमेंट का दिया गया है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 4.2% है, तो ये गलत है। ये भारत का क्षेत्रफल जो है विश्व के क्षेत्रफल का कितना है, 2.4% है, 2.4% है, याद रखेंगे। ठीक, तो ये ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन केवल एक जो है सही है। चलिए अगला देखिए, असम की सीमा कुल कितने राज्यों को स्पर्श करती है, तो असम की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करेगी, देखिए तो यह जो है 7 राज्यों को स्पर्श करता है। तो कौन कौन से 7 राज्य हैं आप देखिएगा, तो इसमें से 7 राज्य कौन कौन होते हैं, तो देखिए इसमें 7 राज्य जो है जो 7 सिस्टर राज्य होते हैं। तो यहाँ जो पूर्वोत्तर राज्य जो है 7 सिस्टर होते हैं, यहाँ सिक्किम नहीं रहता है 7 सिस्टर में। ठीक, तो यहाँ जो है सभी राज्यों को छूता है, एकमात्र असम राज्य है वहाँ 7 सिस्टर में जो सभी राज्यों को जो है तट सीमा उसका साझा करता है सभी राज्यों के साथ। तो यहाँ से असम हो गया, और असम के जो है और 6 सिस्टर, तो 6 राज्य हो गए जो 7 सिस्टर में आते हैं वे, तो असम को नहीं काउंट करेंगे। उसके बाद और कौन सा राज्य है, और सिक्किम को नहीं टच करेगा, ये याद रखना है, सिक्किम नहीं होता, वो कौन सा होता है, पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल एक राज्य है जिसको और टच करता है, तो 7 राज्य को स्पर्श करता है असम की सीमा। चलिए अब अगला देखिए, यहाँ अगला दिया गया है पड़ोसी देश दिया गया है और उसकी सीमा की लंबाई दिया गया है, तो पड़ोसी देशों की उसकी सीमा की लंबाई के साथ मिलान करना है आपको। तो देखिए सबसे पहले यहाँ कौन कौन सा दिया गया है, नेपाल, भूटान, म्यांमार और चीन। तो अगर आपको सिर्फ जो है इसकी लंबाई के आधार पर कौन सा ज्यादा कौन सा कम है ये भी अगर पता हो तो भी आप मिला सकते हैं। तो देखिए सबसे ज्यादा जो है, इसके बाद सबसे वैसे तो सबसे ज्यादा किसका रहता है, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश सबसे ज्यादा कितना, 4096 किलोमीटर की सीमा साझा करता है बांग्लादेश के साथ। उसके बाद दूसरा होता है चीन, चीन के साथ कितना 3438, तो 3488 किलोमीटर जो है चीन के साथ साझा करता है। उसके बाद तीसरे नंबर में होता है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के साथ कितना साझा करता है, तो पाकिस्तान के साथ याद रखेंगे 3323, 3323। ठीक, तो 3323, तो 3323 किलोमीटर जो है पाकिस्तान के साथ तय करता है। और वही फिर उसके बाद कौन सा आ जाता है, उसके बाद आता है म्यांमार। देखिए उसके बाद कौन सा आ जाता है, उसके बाद आता है म्यांमार। म्यांमार के साथ कितना करता है, तो म्यांमार के साथ जो है ये जो है 1643, तो म्यांमार के साथ जो है 1643। उससे ज्यादा किसके साथ करता है, भूटान के साथ 1751 भूटान के साथ। उसके बाद म्यांमार के साथ 1643 और भूटान के साथ कितना करेगा 699 किलोमीटर, तो 699 जो है किसका हो जाएगा, भूटान का। और 1751 जो है नेपाल के साथ, और सबसे कम जो है 106 किलोमीटर जो है अफगानिस्तान के साथ करता है। ठीक, सबसे कम इसका, और बांग्लादेश का सबसे ज्यादा 4096 किलोमीटर। ठीक, तो सभी आपको याद रहेगा, तो इसके आधार पर आप मिला देंगे तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। इसके देखिए नीचे दिया भी गया है। चलिए अब अगला देखिए, यहाँ सत्य कथन आपको बताना है। तो पहला कथन क्या है, भारत में धात्विक खनिज संसाधन सबसे अधिक धारवाड़ संरचना में पाया जाता है, तो ये सही है, धारवाड़ जो है धात्विक खनिज के लिए ही जाना जाता है। दूसरा, धारवाड़ चट्टानों का सर्वाधिक विकास कर्नाटक के धारवाड़ क्षेत्र में हुआ है, तो ये भी सही है, इसीलिए जो है इसका नाम धारवाड़ रखा गया है कर्नाटक के धारवाड़ क्षेत्र के कारण। उसके बाद देखिए, धारवाड़ संरचना का विकास कुड़प्पा चट्टानों के रासायनिक परिवर्तन और निक्षेपण से हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा। इसका जो विकास है धारवाड़ संरचना, धारवाड़ का विकास जो है कडप्पा चट्टानों से नहीं, यह जो है आर्कियन चट्टानों के अपर्दन निक्षेपण से हुआ है इसका निर्माण धारवाड़ का। ठीक, इसका कुड़प्पा का जो है धारवाड़ के बाद जो है कुड़प्पा का निर्माण होता है। अगर निर्माण क्रम में देखें तो सबसे पहले आर्कियन होता है, फिर धारवाड़ होता है, उसके बाद जो है कडप्पा होता है। ठीक, तो आप छत्तीसगढ़ के में भी पढ़े होंगे, इसमें भू संरचना में इसको ज्यादा डिटेल जताने की जरूरत नहीं है, तो इसका 1 और 2 सही हो जाएगा।
चलिए अब अगला देखिए, अगला प्रश्न में दिया गया है पर्वत दिए गए हैं, उसकी अवस्थिति बताना है, किस राज्य में कौन सा पर्वत स्थित है। तो पहले देखिए सेवराय की पहाड़ी, तो सेवराय की पहाड़ी कहाँ स्थित है, यह आंध्र प्रदेश में स्थित है सेवराय की पहाड़ी। और वही आप देखेंगे पहला हो गया कौन सा, सेवराय की पहाड़ी, यह जो है तमिलनाडु में स्थित है। सॉरी, सेवराय की पहाड़ी कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में। सेवराय की पहाड़ी तमिलनाडु हो गया, एक है दो। उसके बाद वेल्लीकोंड की पहाड़ी कहाँ स्थित है, आंध्र प्रदेश में, तो वेल्लीकोंडा की पहाड़ी जो है आंध्र प्रदेश में है। अन्नामलाई की पहाड़ी, तो ये सबको पता होगा कि अन्नामलाई की पहाड़ी कहाँ है, केरल और तमिलनाडु में फैला हुआ है। जो नीलगिरी पर्वत है उसी में है अन्नामलाई की पहाड़ी, तो कहाँ, केरल और तमिलनाडु में है। और नल्लामलाई की पहाड़ी, नल्लामलाई की पहाड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में फैला हुआ है। तो इस प्रकार आप याद रखेंगे, देवसराय की पहाड़ी तमिलनाडु, वेल्लीकोंडा की पहाड़ी आंध्र प्रदेश, अन्नामलाई केरल तमिलनाडु और नल्लामलाई जो है आंध्र प्रदेश तेलंगाना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अब इसमें आपको सत्य कथन पूछा गया है। भारत का पश्चिमी तटीय मैदान गुजरात से सबसे अधिक चौड़ा है, तो भारत का तटीय मैदान गुजरात में सबसे अधिक चौड़ा है, तो ये सही है। कोंकण के तटीय मैदान पर साल सैगोन वनों की अधिकता है, तो कोंकण के जो तटीय मैदान है वहां साल और सैगोन वन बहुत ज्यादा दिखाई देते हैं, तो ये भी सही है। मालाबार के तटीय मैदानों में कयाल लैगून पाए जाते हैं, तो ये भी सही है। मालाबार कहाँ है, जो केरल एज वाला क्षेत्र है, केरल के जो सबसे नीचे वाला जो तट है ये मालाबार तट के नाम से जाना जाता है, तो केरल वाला क्षेत्र है। तो यहाँ कौन सा प्रसिद्ध है, यहाँ कयाल लैगून जो है बहुत सारे पाए जाते हैं, तो सभी जिसके सही हो जाएंगे। अगला देखिए, यहाँ आपको बताना है, सत्य कथन बताना है आपको। देखिए सबसे पहले दिया गया है पश्चिम बंगाल भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों की सात बहनों का हिस्सा नहीं है, तो ये सही है। ये जो है सेवन सिस्टर में यह नहीं आता पश्चिम बंगाल, बाकी जो उत्तर पूर्वी ना ही सिक्किम आता है ना ही पश्चिम बंगाल आता है, बाकी जो सात सिस्टर राज्य हैं वो ये सब आएंगे। उत्तर प्रदेश की सीमा चीन से लगती है, उत्तर प्रदेश की सीमा चीन से लगती है, ये गलत है। उत्तर प्रदेश की सीमा चीन से नहीं नेपाल से लगता है, ठीक, नेपाल से लगता है, एक ही अंतर्राष्ट्रीय देश से। गुजरात राज्य की सीमा पाकिस्तान से लगती है, तो ये सही है, गुजरात की सीमा पाकिस्तान से, तो 1 और 3 जो है इसका सही हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, कर्क रेखा भारत के निम्न में से किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो देखिए कर्क रेखा जो है आप देख चुके हैं, जो 8 राज्य उसी के आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य गुजरात से गुजरता है, मिजोरम से गुजरता है, तो ये दोनों से नहीं गुजरता है, 4 बिहार और उड़ीसा से, तो छत्तीसगढ़ गुजरात मिजोरम, तो ये तीन को कौन ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन ए में, छत्तीसगढ़ गुजरात मिजोरम। तो देखिए यहाँ से गुजरता है कि हाँ छत्तीसगढ़ गुजरात और मिजोरम से, और कहाँ से नहीं गुजरता है पूछा गया है, तो असत्य बताना था, तो ये कौन सा हो जाएगा, नहीं गुजरता है पूछा गया है, तो कौन सा हो गया 4 और 5, अर्थात सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित कथन पर एवं सत्य कथन बताना है आपको, ठीक, असत्य कथन बताना है। तो यहाँ असत्य कथन कौन सा हो गया, इसे पहचानना है। सबसे पहले नीलगिरी जयमंडल आरक्षित क्षेत्र की स्थिति तेलंगाना केरल कर्नाटक राज्य में स्थित है, तो ये गलत हो गया। केरल और कर्नाटक तो सही है पर तेलंगाना नहीं है, तेलंगाना के कौन सा है, तमिलनाडु में है, तो सबसे लास्ट में है जो पश्चिमी तट और पूर्वी तट को जो है केंद्र बिंदु होता है, मिलान बिंदु होता है नीलगिरी का पर्वत। उसके बाद देखिए दूसरा स्टेटमेंट क्या है, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में स्थित है, तो मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में स्थित है, तो यह क्या हो जाएगा, तो यह जो है सत्य हो जाएगा, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में है। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व मेघालय में स्थित है, तो नोकरेक ये भी क्या है, सही हो जाएगा, तो ये दोनों कथन सत्य है और पहला जो है असत्य है, तो असत्य पूछा गया है, तो केवल एक जो है आंसर हो जाएगा, ठीक, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर। अब अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किन जगहों पर तांबे का खनन किया जाता है, तो तांबा के लिए कौन कौन सा फेमस जगह है देख सकते हैं, तो बालाघाट से मध्य प्रदेश के गालाघाट, उसके बाद खेतड़ी राजस्थान का खेतड़ी से, और ये सिंहभूम ये जो है झारखंड का सिंहभूम, यहाँ से भी जो है काली करता है तांबा अर्थात बक्साइड प्राप्त होते हैं, ठीक, तो ये तीनों जगह प्रसिद्ध है। उसके बाद देखिए हजारीबाग, ये भी झारखंड में स्थित है, ये जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, माइका, ठीक, माइका और कोयला के लिए प्रसिद्ध है, माइका और कोयला के लिए हजारीबाग प्रसिद्ध है। चलिए अब अगला देखिए, इसमें भी आपको क्या बताना है, सही कथन, तो यहाँ देखिए सही पूछा गया है, तो चूना पत्थर से संबंधित है, चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट से बनी चट्टानों से प्राप्त होता है, तो ये प्रश्न ये जो है पहला सही है, चूना कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट से बनी चट्टानों से प्राप्त होता है। उसके बाद देखिए चूना पत्थर अधिकांशतः कायांतरित चट्टानों में पाया जाता है, तो ये गलत है, कायांतरित चट्टान में चूना पत्थर जो है अवसादी चट्टानों में पाया जाता है, अवसादी चट्टान में। अगर देखिए चूना पत्थर सीमेंट उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है, तो सीमेंट उद्योग में कच्चे माल के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, ये भी सही है, तो 1 और 3 सही हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक। चलिए इसी से संबंधित अगला प्रश्न भी है, तो देखिए इसमें सुमेलित है पूछा गया, तो कौन सा सुमेलित है बताना है। आगे सेल से ग्रेनाइट प्राप्त होता है, सही है, और सादी चट्टानों से चूना पत्थर, अभी देखिए वहां पर कायांतरित चट्टानों से जो है संगमरमर प्राप्त होता है, तो ये भी सही है, तो तीनों जो है सही हो जाएंगे, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। चलिए अगला देखिए,
यहाँ भी आपको जो है सही उत्तर का सुमेलित करना है। तो देखिए खनिज पदार्थ दिए गए हैं और खनन क्षेत्र, तो खनिज पदार्थों का खनन क्षेत्र, तो इसमें से देख लीजिए आपको कौन सा पता हुआ है। तो देखिए यहाँ क्षेत्र को देखिए, खनन क्षेत्र तो खेतड़ी, खेतड़ी दिया है, ये तांबा के लिए प्रसिद्ध है, अभी ऊपर क्वेश्चन में देखे हैं। उसके बाद देखिए कोलार, कोलार और केजीएफ जो देखे हैं, केजीएफ वही है कोलार, माइनिंग क्षेत्र। तो ये कोलार जो है क्या के लिए फेमस है, सोना के लिए, ठीक, गोल्ड के लिए। उसके बाद देखिए, उसके बाद कौन सा बच गया, तांबा हो गया, सोना हो जाए, बक्साइट। तो बक्साइट कहाँ पाया जाता है, कालाहांडी, तो उड़ीसा कालाहांडी में पाया जाता है बक्साइट। और सीसा, सीसा कहाँ पाया जाएगा, जावर, तो सीसा जावर में पाया जाता है, ये याद रखेंगे, ठीक। चलिए अब अगला प्रश्न देखिए, यहाँ दिया गया है भारत में सेल समूह में गोंडवाना सेल समूह को संबंधित महत्वपूर्ण मानने के लिए निम्नलिखित में से कौन से उपयुक्त हैं। तो ये किसके लिए है, गोंडवाना सेल समूह के संबंध में बताना है इसे, ठीक। तो कौन सा मान्यता सही है, तो देखिए इसमें जो है सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, गोंडवाना से क्या, कोयला। तो यहाँ क्या दिया गया है, 90% चुना, 90 से अधिक प्रतिशत चुना, ये गलत हो जाएगा। इसमें भारत का 90% से अधिक कोयला भंडार पाया जाता है। तो गोंडवाना में जो है 90% से अधिक भारत का कोयला गोंडवाना सेल समूह से निकाला जाता है, ठीक। तो ये जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, कोयला निकलता है गोंडवाना से। अगर देखिए पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र लुनेज किस राज्य में स्थित है, तो लुनेज किस राज्य में स्थित है, गुजरात में। ये जो है पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र है लुनेज, आप याद रखेंगे। अगला देखिए प्लेसर निक्षेप, प्लेसर निक्षेप से संबंधित जो है तथ्य दिए गए हैं, उसके आधार पे आपको सत्य आंसर देना है। तो प्लेसर निक्षेप ये पहाड़ियों के आधार तथा घाटी तल की रेत में जलोढ़ निक्षेप होते हैं। तो ये क्या होता है आपको समझ आ गया होगा, पहाड़ियों का आधार होता है तथा घाटी तल की रेत में जलोढ़ निक्षेप होते हैं। तो जलोढ़ मिट्टी के निक्षेप होते हैं। इन निक्षेप में सोना, चांदी, प्लेटिनियम जैसे महंगी धातु पाए जाते हैं। तो प्लेसर निक्षेप में जो है सोना, चांदी, प्लेटिनियम जैसे महंगी धातु पाए जाते हैं और यह जो है जलोढ़ के निक्षेप होते हैं। तो ये दोनों कथन इसके सत्य हैं। अगला देखिए, यहाँ परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में किया गया था। तो भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में किया गया था। कलपक्कम में भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था। तो ये गलत है, भारत में पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन जो है तारापुर में स्थापित किया गया था, जो कौन से राज्य में है, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के तारापुर में जो है पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन बनाया गया था। और ये कलपक्कम कहाँ है, तो कलपक्कम में आगे देखेंगे, अगला प्रश्न इसी से संबंधित है। तो इसमें कौन सा सही नहीं है पूछा गया है, तो कौन सा दो जो है सही नहीं होगा, तो बी इसका आंसर है। चलिए अब लग देखिए इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र, तो ये कहाँ स्थित है, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान, ये जो है कलपक्कम में है। तो इसी का नाम है, जो कलपक्कम में परमाणु अनुसंधान केंद्र है उसका नाम इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र है। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत नहीं है। तो नवीनीकरण स्रोत नहीं कहा गया है, अर्थात गैर नवीनीकरण ऊर्जा बताना है आपको। तो परमाणु ऊर्जा, पनबिजली, बायोमास, अपशिष्ट से ऊर्जा। तो देखिए जो रीयूज कर सके ऐसे ऊर्जाओं को जो कहा जाता है, जो कि वेस्ट चीजों से बनाया जाता है, जो प्रकृति में विद्यमान चीजें हैं उनसे बनते हैं, वे जो है नवीनीकृत ऊर्जा होते हैं। और जो गैर नवीनीकृत ऊर्जा होते हैं वे एकदम सीमित होते हैं। तो देख सकते हैं परमाणु ऊर्जा इसमें गैर नवीनीकृत ऊर्जा है, क्योंकि गैर नवीनीकृत ऊर्जा के स्रोत जो है, ऊर्जा स्रोत जो है बहुत सीमित होते हैं, इसकी आपूर्ति सीमित होती है, इन्हें बनने में बहुत लंबा समय लगता है। जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस, तेल, परमाणु ऊर्जा, लकड़ी, ये सब जो है किसके अंतर आते हैं, गैर नवीनीकरण। और नवीनीकरण ऊर्जा में बायोमास आ जाते हैं, पन बिजली जो पानी से बिजली निकालते हैं, और शिष्ट से ऊर्जा प्राप्त किया जाता है, और साथ ही जो है सौर ऊर्जा आ जाएंगे, वाइंड एनर्जी आ जाता है, ठीक। तो ये सभी किसमें आ जाते हैं, नवीनीकरण ऊर्जा के स्रोत में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ कथन और कारण से संबंधित है। तो देखिए कथन दिया गया है, सबसे पहले कथन है गंगा ब्रह्मपुत्र की गंगा बहुत प्रदूषित नदी है। तो गंगा जो है बहुत प्रदूषित नदी है, ये तो सबको पता है, सही है। कारण क्या है, जो नदी जितनी पवित्र होती है वह उतनी ही अधिक प्रदूषित होती है। तो ये गलत हो जाएगा। तो कारण गलत है, कथन सही है, कारण गलत है, क्योंकि उसकी पवित्रता से कोई लेना देना नहीं रहता है। गंगा प्रदूषित किया हुआ है क्योंकि बड़े बड़े नगर इसके सामने बसे हुए हैं, इसके तट पर बड़े बड़े, और उन नगरों से निकलने वाले अपशिष्ट जो है इसी नदी में जाके जो है इसे दूषित कर दिए हैं, इसलिए जो है ये बहुत प्रदूषित नदी है। चलिए अगला देखिए, अब यहाँ भी कथन कहाँ से है। तो कथन दिया गया है प्रायद्वीपीय भारत की सभी प्रमुख नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो प्रमुख नदियां जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है, परंतु नर्मदा और तापी नदी अरब सागर में गिरती है। तो यह कथन सही है। कारण है नर्मदा और तापी नदियां विभ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। तो ये दोनों विभ्रंश घाटी से होकर गुजरती है, ये भी सही है। तो ये दोनों कारण जो है सही, कथन और कारण दोनों सही है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती है। तो दक्षिण भारत की नदियों का अपवाह तंत्र कैसा रहता है, वृक्षनुमा रहता है। तो वृक्षनुमा अपवाह तंत्र, जैसे एक नदी है तो उसका फिर से जो है बहुत सारे नदियां जो है उसके शाखा के रूप में बनते जाते हैं, फिर वह जो है एक नदी में मिलकर जो है पूरा वो किसमें जाते हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरते हैं, ठीक। तो ये जो है ऐसी शाखा को कहेंगे वृक्षनुमा शाखा। उसके बाद देखिए
यहाँ सूची दिया गया है, दो सूची, उसमें आपको सुमिलित करना है। तो पहले सूची में सहायक नदी, दूसरे में नदी दिया गया है। तो कौन सी सहायक नदी है, किस नदी का, उसे बताना है आपको। तो जैसे तो पहला दिया गया है बेतवा, तो बेतवा किसकी सहायक नदी है, बेतवा जो है यमुना की सहायक नदी है। तो बेतवा यमुना की सहायक नदी है। और क्षिप्रा को देखिए, क्षिप्रा किसका सहायक नदी है, तो ये चंबल की सहायक नदी है। वेनगंगा आप छत्तीसगढ़ में कहते हैं, ये गोदावरी की सहायक नदी है। और तवा जो है नर्मदा की सहायक नदी है। तो इन सहायक नदी को भी याद रखेंगे। अगला देखिए, निम्नलिखित में से क्यों इस स्थान में अलकनंदा एवं पिंडार नदी मिलते हैं। तो अलकनंदा और पिंडार नदी जिस स्थान में मिलते हैं उसे कहा जाता है कर्णप्रयाग। तो अलकनंदा और पिंडारी कर्णप्रयाग में मिलते हैं। तो कर्णप्रयाग में अलकनंदा, पिंडारी और पंचप्रयाग होते हैं। पंचप्रयाग को देख लीजिए कौन कौन सी नदी मिलती है। और देखिए जो विष्णुप्रयाग सबसे ऊपर में रहता है, विष्णुप्रयाग, तो विष्णुप्रयाग में ही धौली गंगा और अलकनंदा, ये दोनों धौली गंगा जो है अलकनंदा मिलते हैं विष्णुप्रयाग में। उसके बाद आता है नंदप्रयाग, नंदप्रयाग में अलकनंदा और नंदाकिनी मिलते हैं। फिर तीसरे क्रम में ये कर्णप्रयाग आता है, अलकनंदा और पिंडारी मिलते हैं। तो अलकनंदा से नंदाकिनी नदी नंदप्रयाग में, कर्णप्रयाग में अलकनंदा से पिंडारी नदी मिलता है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से मंदाकिनी नदी मिलती है। देवप्रयाग जो अंतिम है उसमें भागीरथी और अलकनंदा दोनों मिलते हैं। और यहाँ से जो है गंगा नदी बनता है। ठीक, तो ये जो है पंचप्रयाग कहलाते हैं। अगला देखिए, यहाँ सत्य कथन पूछा गया है। तो इसमें सत्य कथन कौन सा हो जाएगा, पहला दिया गया है यमुना की अधिकतर सहायक नदी विंध्याचल और कैमूर पर्वत श्रेणी से निकलती है। तो ये भी सही है। पहला जो है क्या सही है, इसमें जो है अधिकतर नदियां सहायक नदी विंध्याचल और कैमूर पर्वत से, यहाँ दो बड़े बड़े पर्वत हैं उसी से। दूसरा देखिए, बनास चंबल की एकमात्र मुख्य सहायक नदी है जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी में इससे निकलती है। तो देखिए बनास नदी जो है कहाँ बोला गया है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी, तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी से नहीं निकलता। ये चंबल की प्रमुख सहायक नदी है, परंतु विंध्याचल से नहीं, ये जो है कहाँ से, अरावली की श्रेणी से निकलता है, अरावली पर्वत श्रेणी से निकलता है बनास नदी। चंबल नदी अपने उत्खात वाली भू आकृति के लिए जाना जाता है। तो चंबल नदी जो है उत्खात भू आकृति के लिए जाना जाता है। तो ये भी सही है। तो 1 और 3 जो है सत्य है। अगला देखिए, यहाँ निम्नलिखित में से कौन से लैगुन है। तो इसमें लैगुन कौन कौन से है पूछा गया है। तो चिल्का झील लैगुन झील है, पुलिकट झील लैगुन झील है, कोलेरू भी एक लैगुन झील है। और उसके बाद देखिए पेरियार, तो पेरियार जो है एक कृत्रिम है, तो ये कृत्रिम झील है, लैगुन नहीं है। पेरियार झील पेरियार नदी से जल प्राप्त करता है, तो ये क्या है, एक कृत्रिम झील है। बाकी तीनों जो है लैगुन झील है। और सबसे बड़ा लैगुन चिल्का झील है। अगला देखिए, कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र की दाहिनी तट से सहायक नदी है। तो ये दिए गए नदियों में से कौन सी दाहिनी तट से सहायक नदी है। तो ये सभी नदी जो है सुबनसिरी, धनसिरी, कामेंग और मानस, ये सब, इसमें धनसिरी को छोड़ दिया जाए तो धनसिरी जो है छोड़ देंगे। उसके बाद बाकी सभी जो नदी है सुबनसिरी, कामेंग, मानस, इसके अगर संकोसी नदी, तो ये सभी जो है दाहिने तट से मिलते हैं। और धनसिरी जो है बाहिने तट से मिलते हैं। और वही तीस्ता नदी बाहिने तट से मिलती है। तो ये सभी जो है बाहिने तट वाले हैं। ठीक, तो ये दाहिने तट से ब्रह्मपुत्र की सहायक सुबनसिरी, कामेंग और मानस नदी है। अगला देखिए, भारत में उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए नीचे दी गई नदियों का निम्नलिखित में से सही अनुक्रम कौन सा होगा। तो उत्तर से दक्षिण क्रम में आपको जमाना है। तो इसका कौन सा हो जाएगा, पहले श्योक नदी सबसे उत्तर में है, उसके बाद जास्कर नदी आता है, स्पीति नदी, फिर नीचे में सतलज नदी है। श्योक, जास्कर, स्पीति और सतलज नदी इस क्रम में रहेगा। चलिए अगला देखिए, यहाँ फिर से अधिक कथन दिया गया है, फिर अभिकथन। तो कथन बताना है। तो देखिए यहाँ क्या कथन दिया गया है। तो पहले कथन दिया है, तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी है थी, परंतु वर्तमान में यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हो गई है। तो ये सही है। पहले माना जाता है कि तीस्ता जो है गंगा की सहायक नदी थी, बाद में जो है इसका कारण क्या था, नदी में जो अपरदन हुआ, तो कारण भी इसका सही है। नदी अपरदन हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है। तो हिमालय की नदियों का अपरदन होता है, वो अपरदन के कारण ही जो तीस्ता जो है ब्रह्मपुत्र की ओर बहने लगा, और जो है पहले गंगा की ओर बहता था वो। तो ये जो है दोनों सही हो जाएंगे, कथन और कारण सही है, सही व्याख्या भी कर रहा है। चलिए अब अगला देखिए, राम सेतु अर्थात एडम से भी शुरू होता है। तो राम सेतु कहाँ से स्टार्ट होता है, तो ये रामेश्वरम के धनुषकोंडी, तो धनुषकोंडी नामक स्थान से लेकर के जो है ये श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक के फैला हुआ है राम सेतु। अगला देखिए, यहाँ आपको सत्य कथन पूछा गया है। तो हिमालय का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट है। तो हिमालय का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट है। भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन है। लेकिन भारत में सब स्थित पूछा जाए तो भारत में स्थित किसे लिया जाता है, गॉडविन ऑस्टिन तो पीओके में लिया जाता है, पीओके में। और भारत में स्थित किसे लिया जाता है, तो कंचनजंगा को लिया जाता है। कंचनजंगा जो है भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी माना जाता है, जो कहाँ, सिक्किम में स्थित है। चलिए, कश्मीर घाटी स्थित है। कश्मीर घाटी कहाँ स्थित है, तो ये देखिए पीर पंजाल से लेकर के ये हिमाद्री पर्वत श्रेणी में स्थित है। पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणी के मध्य में कश्मीर घाटी स्थित है। अगला देखिए, यदि हिमालय पर्वत श्रेणी नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता। अब देखिए हिमालय के अगर नहीं होता तो क्या प्रभाव पड़ता, उसे दिया गया है, तो आप इसे समझिएगा। तो क्या क्या प्रभाव पड़ सकते हैं। सबसे पहले देखिए, देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीतलहरें अनुभव होता, तो ये सही है। दूसरा देखिए, सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित रहती, जो सिंधु गंगा के मैदान में जलोढ़ मृदा है वह नहीं बन पाता। तीसरा देखिए, मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता, तो ये भी सही है। तो सभी कथन सत्य हो जाएंगे। तो इसका ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा।
उसके पश्चात देखिए अगला प्रश्न में, निम्न में से किस दर्रे को जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाले गेटवे के रूप में जाना जाता है? तो जम्मू और श्रीनगर को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो यह कौन सा है? बनिहाल दर्रा। तो बनिहाल द्वारा जो है जम्मू और श्रीनगर शहर को जोड़ा जाता है। अगला देखिए, हिमालय की निम्नलिखित में से पर्वत चोटी का पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम से जमाना है। तो पश्चिम से पूर्व पूछा गया है, तो यहाँ पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक, तो पश्चिम में सबसे पहले नंगा पर्वत, यह जो है कहाँ है? जम्मू कश्मीर में स्थित है, जम्मू कश्मीर क्षेत्र में। उसके बाद कौन सा आ जाएगा? धौलागिरी। तो धौलागिरी जो है यूके में स्थित है, वही अन्नपूर्णा भी जो है उत्तराखंड में ही स्थित है, ये दोनों। और कंचनजंगा सबसे लास्ट में आ जाएगा, ये कहाँ स्थित है? यह जो है सिक्किम में स्थित है। ठीक, तो इस प्रकार आप मिला सकते हैं इसे। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? एक हो जाएगा पहले, उसके बाद 4, 1 4, तो 1 4 3 2, तो ये पहला ऑप्शन जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, नर्मदा एवं तापी नदी के मध्य स्थित है। तो तापी को ही ताप्ती नदी कहा जाता है। तो नर्मदा एवं ताप्ती नदी के मध्य क्या स्थित है? सतपूर्णा की पहाड़ी। तो ये दोनों के बीच में जो है सतपूर्णा की पहाड़ी है। और नर्मदा नदी के उत्तर की ओर जो है कौन सा पहाड़ी है? विंध्याचल पहाड़ी है। विंध्याचल पर्वत जो है ऊपर में है, और उसके नीचे में है नर्मदा के सतपूर्णा, और सतपूर्णा के नीचे में है ताप्ती नदी। तो इन दोनों के मध्य सतपूर्णा नदी हो जाएगा। अगला चलिए, डोटाबेटा चोटी स्थित है। तो डोटाबेटा चोटी कहाँ स्थित है? पहला देखिए अन्नामलाई की पहाड़ी, दूसरा नीलगिरी पहाड़ी, तीसरा विंध्याचल श्रेणी, चौथा सतपूर्णा श्रेणी। तो आप जान रहे हैं डोटाबेटा कहाँ है? नीलगिरी में है। यह जो है दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जो नीलगिरी पहाड़ी में स्थित है। ठीक, चलिए अगला देखिए, भारत में निम्नलिखित तटों में से कौन सा कृष्णा डेल्टा एवं केप कोमोरियन के मध्य स्थित है? तो कौन सा तट जो है कृष्णा डेल्टा और केप कोमोरियन के मध्य स्थित है? तो कोरोमंडल तट, उत्तरी सरकार, मालाबार तट, कोंकण तट। तो इनकी स्थिति देखें आप, तो भारत के मैप में एक बार इनकी स्थिति देख लीजिए। तो ये दो तट हैं। तो मालाबार तट तो ये केरल के पास स्थित है, तो ये जो है नहीं हो सकता। कहाँ तक पूछा है? कृष्णा और केप कोमोरियन के मध्य, तो मालाबार है। और कोंकण तट भी यहाँ गोवा के पास स्थित है, महाराष्ट्र से गोवा तक के मध्य में, तो ये भी नहीं हो सकता कोंकण तट। उत्तरी सरकार की स्थिति देखें तो ये जो है कहाँ? उड़ीसा क्षेत्र में स्थित है। उड़ीसा से लेकर के यहाँ तक की स्थित है, तमिलनाडु तक के। तो ये उत्तरी सरकार यहाँ स्थित है। वही कोरोमंडल तट ये जो है यहाँ स्थित है, तमिलनाडु क्षेत्र में, आंध्र प्रदेश से लेकर तमिलनाडु में। ठीक, तो ये कृष्णा डेल्टा में यही स्थित है कोरोमंडल तट। तो सही आंसर जो है ये। देखिए, पश्चिम घाट के विभिन्न दर्रे जिन्हें घाट कहा जाता है, उत्तर से दक्षिण सही क्रम में जमाइए। तो यहाँ जो है आपको जो पश्चिमी घाट है, वहां के जो दर्रे हैं उन्हें आपको उत्तर से दक्षिण क्रम में जमाना है। तो आपको पता होगा सबसे पहले क्या आता है? पहले थाल घाट आता है, थाल घाट दर्रा। उसके बाद जो है भोर घाट दर्रा आता है, उसके बाद पाल घाट दर्रा आता है, और इसके नीचे एक और रहता है सेन घाट दर्रा, सेनकोट्टा दर्रा। ठीक, तो ये 4 दर्रा जो है दक्षिण भारत में जो है स्थित है, पश्चिमी घाट के लगे हुए। तो सबसे पहले थाल घाट कौन से ऑप्शन में है? थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ आपको सत्य कथन पूछा गया है। गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर तथा तीस्ता नदी के बीच है। तो घग्गर और तीस्ता नदी के बीच गंगा का मैदान का विस्तार बताया गया है। दिल्ली और हरियाणा राज्य सिंधु और गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक है। दिल्ली और हरियाणा राज्य सिंधु और गंगा नदी के मध्य जो है जल विभाजक है, यह भी कथन सही है। ब्रह्मपुत्र का मैदान गंगा के मैदान से पश्चिम में स्थित है। तो गंगा के मैदान के पश्चिम में स्थित नहीं है, तो ब्रह्मपुत्र कैसे? पूर्व इस दिशा में, पूर्व और पूर्व बोले तो कौन सी दिशा में? पूर्व, वो भी कहाँ? उत्तर पूर्व बोल सकते हैं इसे। ठीक, तो उत्तर पूर्व में स्थित है, न कि पश्चिम में स्थित है ब्रह्मपुत्र। ठीक, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी पश्चिमी घाट के अंतर्गत शामिल है? तो पश्चिमी घाट के अंतर्गत किस पहाड़ी को बताना है? पश्चिम वाली घाट। तो देखिए, इस वाले घाट को पश्चिम घाट कहते हैं, ये जो है पूर्वी घाट है। तो पश्चिम घाट में कौन कौन से आते हैं? ये अन्नामलाई आ जाएगा, नीलगिरी आ जाएगा, कार्डमम की पहाड़ी, ये इलायची की पहाड़ी भी कहा जाता है इसे, कार्डमम की पहाड़ी को। तो ये तीनों जो है कहाँ स्थित है? ये जो है पश्चिमी घाट में स्थित है। और ये नल्ला मल्ला की पहाड़ी और जवादी की पहाड़ी, ये दोनों कहाँ है? पूर्वी घाट में स्थित है। चलिए अगला देखिए, बरखान स्थलाकृति का संबंध है। तो बरखान किसका स्थलाकृति है? तो ये मरुस्थल में, तो मरुस्थल में स्थित होता है। यह बरखान का अर्थ अर्धचंद्र का बालू के टीले से होता है। तो बालू का टीला है यह, जो है भारतीय मरुस्थल, जो भारतीय मरुस्थल है उसमें इंडियन डेजर्ट में जो है बहुत सारी मात्रा में पाया जाता है बरखान। जो टीले पाए जाते हैं बालू के, उसी को कहा जाता है बरखान। लक्षद्वीप के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो लक्षद्वीप के संबंध में बताया गया है, भारत के समुद्री भाग में मिलने वाली स्ट्रॉट मुख्य लक्षद्वीप में पाए जाते हैं। तो स्ट्रॉट मतलब जो है क्या होते हैं? जो ओरल होते हैं, कोरल द्वीप होते हैं, उन्हें कहा जाता है स्ट्रॉट। दूसरा देखिए, मिनिकॉय लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। तो मिनिकॉय जो है लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है, ये गलत हो जाएगा। तो मिनिकॉय जो है सबसे बड़ा द्वीप नहीं है, ये जो है एंड्रोड होता है। तो एंड्रोड नाम का जो द्वीप है वह जो है लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है, ये मिनिकॉय नहीं है। ठीक, तो पहला सही है, दूसरा गलत। यह स्थिति पिट्टी द्वीप को पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया है। तो यहाँ स्थित है एक पिट्टी द्वीप को पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया है, तो ये सही है। पिट्टी द्वीप जो है पक्षी अभ्यारण्य है। तो कौन कौन सा? 1 और 3 जो है सही हो जाएंगे। तो 1 और 3 आंसर सी हो जाएगा। देखिए, यह देखिए यहाँ एंड्रोड दिया गया है,
एट्रोट जो है क्या है, यह लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। और एट्रॉट क्या होता है, एट्राल क्या होता है, ये मूंगे की चट्टाने से बना एक वलय के आकार का द्वीप होता है। तो मूंगे चट्टान से, जिसे कोरल द्वीप कहते हैं, उसी को कहा जाता है एट्रॉल। चलिए अगला देखिए, कथन दिए गए हैं, यहाँ सत्य कथन बताना है आपको। श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश के तट पर कोलेरू झील पर स्थित है। तो आंध्र प्रदेश के तट पर कोलेरू झील पर स्थित है कहा गया है श्रीहरिकोटा द्वीप को। तो यह क्या हो जाएगा, तो ये जो है गलत है। तो ये कोलेरू झील पर स्थित नहीं है श्रीहरिकोटा, ये कहाँ है, पुलिकट झील पर स्थित है। कौन सा, पुलिकट झील पर स्थित है श्रीहरिकोटा द्वीप। गुजरात के काठियावाड़ी प्रायद्वीप में दक्षिणी हिस्से में द्वीप द्वीप स्थित है। तो जो अंडमान निकोबार द्वीप भी है उसमें, तो वही वाला जो द्वीप वह कहाँ स्थित है, गुजरात के काठियावाड़ी प्रायद्वीपीय क्षेत्र में। तो ये जो है सही है। मुंबई महानगर सालसेट द्वीप के दक्षिणी प्रायद्वीपीय छोर पर स्थित है, ये भी सही है। मुंबई नगर जो है सालसेट द्वीप पर स्थित है, तो यही सही है। 2 और 3 इसके सही हो जाएंगे। अगला देखिए, निम्नलिखित कथन कौन सा कथन जो है सत्य है। तो यहाँ देखिए, असम की राजधानी ईटानगर, त्रिपुरा की राजधानी आइजोल, मेघालय की राजधानी शिलोंग, मणिपुर की राजधानी कोहिमा। तो यहाँ कौन सा सत्य है पूछा गया है, तो एकमात्र कौन सा यहाँ सत्य दिख रहा है आपको, तो सिर्फ जो है कथन 3। तो कथन 3 मेघालय की राजधानी शिलोंग है, यही वह सत्य है। असम की राजधानी देखें तो असम की राजधानी है दिसपुर, ठीक। और ईटानगर किसकी राजधानी है, आंध्र प्रदेश की ये जो है अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। उसके बाद देखिए त्रिपुरा की राजधानी जो है यहाँ क्या दिया गया है, तो त्रिपुरा की क्या होता है, अगरतला। तो अगरतला जो है त्रिपुरा की राजधानी है, ठीक। आइजोल किसका राजधानी है, मिजोरम की राजधानी है। और मणिपुर का होता है क्या, तो देखिए मणिपुर की राजधानी होता है, कौन सा होता है, इम्फाल। तो मणिपुर की राजधानी है इम्फाल, और यहाँ दिया गया है कोहिमा। तो कोहिमा किसकी राजधानी है, आप कमेंट करके बताइएगा कोहिमा किसकी राजधानी है, ठीक। तो नागालैंड हो जाएगा कोहिमा। अगला देखिए, अब चलिए अगला है, सत्य कथन बताना है आपको। भारत में पेट्रोलियम पदार्थ टर्सरी क्रम की अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। तो ये सही है, टर्सरी क्रम में पाया जाता है जो पेट्रोलियम पदार्थ है वो। तो ये कथन जो है सही हो जाएगा। देश की वर्तमान स्थायित्व पिलोस्टीन युग में सुनिश्चित हुआ था। तो पिलोस्टीन युग में जो है जो वर्तमान आकृति है वह बना हुआ था। तो ये जो है कथन जो है क्या हो जाएगा, तो ये कथन भी है सत्य हो जाएगा। उसके बाद देखिए, दक्कन ट्रेप का निर्माण क्रिटेशियस काल में हुआ था। तो ये भी सही है, क्रिटेशियस काल में ही दक्कन ट्रेप का निर्माण होता है। तो देखिए वर्तमान का जो है स्थल प्लीस्टोसिन में हुआ था, ये भी सही है। पेट्रोलियम का टर्सरी क्रम की है, तो ये सब कॉन्सेप्ट को आप याद रखेंगे। तो ये सभी जो है सही उत्तर है। चलिए अब अगला देखिए, सेल समूह दिए गए हैं और उनकी विशेषता दिया गया है। तो कौन कौन से सेल समूह की क्या विशेषता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ कौन कौन से आप जान रहे हैं। तो सबसे पहले गोंडवाना को देख लीजिए, तो ये सबसे क्या है, जीवाश्म युक्त चट्टान है। वही आर्कियन क्या होता है, ये आग्नेय चट्टान होता है। धारवाड़ कौन से चट्टान है, यहाँ सबसे ज्यादा खनिज प्राप्त होते हैं, खनिज युक्त चट्टान है। कुडप्पा चूना पत्थर से युक्त चट्टान है, यहाँ चूना पत्थर डोलोमाइट पाए जाते हैं। तो इस प्रकार आप सम्मिलित कर लेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 1 का हो जाएगा 1, 2 का हो जाएगा 4, इस प्रकार सम्मिलित कर लीजिएगा आप। चलिए अब अगला देखिए, यहाँ दिया गया है, फिर से आपको असत्य कथन बताना है। यहाँ असत्य कथन, ठीक। पहला दिया गया है, काराकोरम दर्रा ट्रांस हिमालय प्रदेश में स्थित है। काराकोरम ट्रांस हिमालय में स्थित है, ये तो सत्य हो गया, ठीक। बारालाचला दर्रा वृहद हिमालय प्रदेश में स्थित है, तो ये भी सही है। बारालाचला दर्रा वृहद हिमालय में स्थित है। बनिहाल दर्रा लघु हिमालय में स्थित है, ये भी सही है, लघु हिमालय में स्थित है बनिहाल दर्रा। तो तीनों कथन सही है, तो इसमें से उपरोक्त में से कोई नहीं आ जाएगा असत्य कथन के लिए। अगला देखिए, भौगोलिक एवं प्राकृतिक संरचना से संबंधित है। तो निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भौगोलिक एवं प्राकृतिक संरचना से संबंधित है, अर्थात यहाँ विशेषता दिए गए हैं, उसके आधार पर किसकी विशेषता है आपको ये बताना है। यह क्षेत्र कृषि के लिए उपयुक्त नहीं होता है। ये है भाभा क्षेत्र, तराई क्षेत्र, बांगर क्षेत्र, खादर क्षेत्र, इनमें से कौन सा जो है कृषि के लिए उपयुक्त नहीं होता है। तो इसमें खादर तो नहीं आएगा आंसर, और बागर नहीं आएगा पहले स्टेटमेंट के अनुसार। तो खादर और बागर जो है कृषि के लिए सबसे अच्छे होते हैं। तो ये जलोढ़ के प्रकार होते हैं, तो ये जो है दोनों कृषि के लिए उपयुक्त मिट्टी होते हैं। उसके बाद देखिए, यह क्षेत्र शिवालिक के गिरिपथ प्रदेश में सिंधु नदी से तीस्ता नदी तक के विस्तृत है। तो कौन सा है, शिवालिक के गिरिपथ में जस्ट लगा हुआ शिवालिक से कौन सा वाला है, तो इसमें जो है बाबर हो जाएगा, इसमें भी जो है भाबर हो जाएगा, ठीक। तो शिवालिक के जस्ट गिरिपथ में पहले भाबर आता है, उसके बाद तराई, उसके बाद जो है बांगर, फिर खादर, ठीक। तो इस प्रकार जो है क्रम से लगा हुआ है। तो ये जो है, उसके बाद इस भूभाग में छोटी नदियां, पत्थर, कंकड़, बजरे, तो कंकड़, पत्थर, बजरे भी के ढेर पाते हैं। उसके बाद जो है इसके कारण जो है अदृश्य हो जाती है जो छोटी छोटी नदियां हैं वे, क्यों, क्योंकि यहाँ पत्थर, कंकड़, बजरी ये सब पाए जाते हैं। तो ये सब कहाँ पाए जाते हैं, भाबर क्षेत्र में। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अब अगला देखिए, यहाँ सत्य कथन बताना है आपको। मेवाड़ के पठार का विस्तार मध्य प्रदेश में भी है। तो मेवाड़ पठार मध्य प्रदेश में भी फैला हुआ है। मालदा गैप को राजमहल गारो में भी कहते हैं, तो राजमहल गारो गैप भी कहा जाता है मालदा गैप को। दंडकारण्य का पठार का विस्तार केवल उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में है। तो देखिए इसके अलावा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, इसके अलावा ये आंध्र प्रदेश में भी फैला हुआ है, महाराष्ट्र में भी फैला हुआ है, ठीक। तो ये 5 राज्यों में फैला हुआ है दंडकारण्य पठार। तो इसका ये जो है तीसरा गलत हो जाएगा, 1 और 2 सही हो जाएंगे।
चलिए अगला प्रश्न देखिए, असत्य कथन पहचानना है आपको। असत्य कथन, जलोढ़ मिट्टी को काप मिट्टी भी कहते हैं, तो ये सही है, जलोढ़ को काप कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन तथा फास्फोरस की उच्च मात्रा उपस्थित होती है, तो नाइट्रोजन और फास्फोरस उपस्थित होते हैं किसमें, जलोढ़ में, तो ये भी सही है। बलुई दोमट मृदा की जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है, तो बलुई दोमट अर्थात रेतीली मिट्टी है दोमट, उसकी जल धारण क्षमता सबसे अधिक, तो ये गलत हो जाएगा। सबसे कम जल धारण क्षमता वाला है बलुई और दोमट मिट्टी, ठीक, सबसे कम, तो ये तीन जो है इसका आंसर हो जाएगा, सत्य पूछा गया है तो। अगला देखिए, अब यहाँ सत्य कथन पूछा गया है, तो सत्य कथन पूछा गया है। सबसे पहले देखिए, लेटेराइट मिट्टी का विकास उच्च तापमान एवं भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में होता है। लेटेराइट का कहाँ, उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में होगा। दूसरा, इस मृदा में नाइट्रोजन फास्फोरस कैल्शियम की प्रचुर मात्रा होती है, तो प्रचुर मात्रा होती है किसका, कैल्शियम नाइट्रोजन फास्फोरस का, तो ये गलत हो जाएगा। ये सब क्या है, ये जिस मिट्टी में इसकी मात्रा ज्यादा हो नाइट्रोजन फास्फोरस कैल्शियम की, तो वो जो है बहुत उपजाऊ होता है, परंतु लेटेराइट जो है उपजाऊ मिट्टी नहीं है, तो इसमें नहीं हो जाएगा। लेटेराइट मिट्टी में रबड़ की फसल उगाई जाती है, तो ये जो है सही हो जाएगा। लेटराइट में रबड़ की फसल उगाई जाती है, जो बागानी फसलें होते हैं ज्यादातर वो सभी जो है लेटराइट मिट्टी में किया जाता है, तो कौन सा 1 और 3 जो है सही हो जाएंगे, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर। अब अगला देखिए, यहाँ मृदा दिया गया है, उसमें पोषक पदार्थों की प्रचुर मात्रा, कौन कौन से पोषक पदार्थों की प्रचुर मात्रा होगा उसे देखिए। तो देखिए, लाल मिट्टी में कौन कौन से प्रचुर मात्रा, तो लाल मिट्टी है, तो लाल मिट्टी में लाल रंग किसकी वजह से, लोहे की वजह से होता है, तो लोहे की ऑक्साइड, तो लोहे की प्रचुरता जो है दिखेगा लाल मिट्टी में। वही देखिए आप जलोढ़, कौन कौन से, लेटेराइट मिट्टी, तो लेटेराइट मिट्टी में ये एल्यूमिनियम, लोहे और एल्यूमिनियम, लोहे क्यों, क्योंकि ये भी लाल दिखेगा, लेटेराइट मिट्टी लाल दिखता है, और इसमें क्या, एल्यूमिनियम बक्साइड क्षेत्र पाए जाते हैं, जो डेक्कन क्षेत्र में पाए जाते हैं लेटेराइट, तो यहाँ क्या दिखेगा, एल्यूमिनियम। वही देखिए, जलोढ़ मिट्टी में फास्फोरस की प्रचुर मात्रा, तो फास्फोरस जहां सबसे ज्यादा उपजाऊ क्षेत्रों में जो है रहता है, तो जलोढ़ मिट्टी भी बहुत उपजाऊ मिट्टी है, तो फास्फोरस की मात्रा है यहाँ कृषि अच्छे से होता है, तो जलोढ़ मिट्टी में फास्फोरस। वही मरुस्थलीय मिट्टी में क्या, पोटास और चूने की प्रचुरता पाई जाएगी। मरुस्थल तो रेतीले जहां चूने पत्थर पाए जाते हैं वे जो है मरुस्थलीय मिट्टी में, ठीक, तो ये जो हो जाएगा सही से मिली, तो अब मिला के ए ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए सत्य कथन, तो सत्य कथन फिर से पूछा गया है, तो यहाँ देखिए, भारत में उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु पाई जाती है, तो आप सबको पता है उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु है। समुद्री जलधारा जलवायु को नियंत्रित करती है, तो ये भी सही है, समुद्री जलधारा द्वारा जलवायु को नियंत्रित किया जाता है। एल नीनो प्रभाव के कारण भारत में उच्च वर्षा होती है, तो एल नीनो प्रभाव के कारण वर्षा कम होती है, भारत में जो वर्षा कम होता है उसका कारण जो है एल नीनो, तो एल नीनो अगर आ जाता है भारत में उसका प्रभाव पड़ेगा तब जो है वर्षा कम होता है, ना कि अधिक होता है, ठीक, तो ये जो है इसका तीसरा गलत हो जाएगा, तो 1 और 2 सत्य हो जाएंगे। अगला देखिए, यहाँ भी आपको सत्य कथन पूछा गया है, भारत में टुड्डा तुल्य जलवायु जम्मू कश्मीर में पाई जाती है, तो टुड्डा तुल्य जलवायु जो है जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, ये सही है। भारत में लघु ग्रीष्म काल युक्त शीत आर्द्र जलवायु सिक्किम और असम क्षेत्रों में पाया जाता है, तो लघु ग्रीष्म काल युक्त शीत आर्द्र भूमि जलवायु जो है कहाँ, सिक्किम और असम दोनों क्षेत्रों में पाया जाता है, ये भी सही है। अर्धशुष्क स्टेपी जलवायु भारत में पश्चिमी घाट के वृष्टि छाया प्रदेशों में मिलती है, तो ये भी सही है। अर्धशुष्क कहाँ पाया जाता है, भारत के पश्चिमी घाट के वृष्टि छाया प्रदेशों में अर्धशुष्क स्टेपी जलवायु, तो ये तीनों जो है सही हो जाएंगे। चलिए अब अगर देखिए, यहाँ जो है असत्य कथन पूछा गया है, अब असत्य कथन, तो देखिए पहला क्या दिया गया है, लानिनो एक अति ठंडी धारा है, तो लानिनो क्या होता है, एक ठंडी धारा होता है, ये जो है सत्य कथन है, हमें पूछा गया है असत्य। ITCJ एक उच्च दाब पट्टी है, तो देखिए ITCJ जो है निम्न दाब पट्टी होता है, उच्च नहीं, ये जो है निम्न दाब पट्टी होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो है असत्य हो जाएगा, तो 2 असत्य है। मानसून उत्पत्ति के जेट स्ट्रीम सिद्धांत का प्रतिपादन येस्ट द्वारा किया गया था, तो जेट स्ट्रीम सिद्धांत का प्रतिपादन येस्ट द्वारा किया गया है, तो ये भी सही है, तो इसका जो है 2 गलत हो जाएगा, तो केवल 2 इसका गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो गया। अगला देखिए, यहाँ दिवस और इसका तिथि दिया गया है, कौन सा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है उसे देखिए, तो इसमें आपको जो जो पता है उसे पहले भी लाएंगे, तो देखिए इसमें आपको क्या पता होगा, विश्व पर्यावरण दिवस तो सबको पता होगा कब मनाया जाता है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, और उसके बाद देखिए विश्व जल दिवस मनाया जाता है, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। विश्व मृदा दिवस जो है 5 दिसंबर को मनाया जाएगा, विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को। भारत का पहला वन सम्मेलन हुआ था नवंबर 2011 में, ठीक, तो ये जो है सही सुमेलित है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, विश्व जल दिवस 22 मार्च, विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर, वन सम्मेलन नवंबर 2011 में। अगर देखिए, यहाँ एक प्रारूप में साल वृक्ष का प्रभावी वृक्ष प्रजाति है, कौन से क्षेत्र में जो है साल वृक्ष पाए जाते हैं उसे, साल वृक्ष का प्रजाति बताना है, कौन से प्रजाति का होता है साल वृक्ष का, वो जो है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती प्रजाति में आता है साल वृक्ष, ठीक, तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती समूह के अंतर्गत आता है।
चलिए, सुमेलित करना है, शोध संस्था दिए गए हैं और कौन से राज्य से संबंधित है शोध संस्था, उसे सुमेलित करने के लिए दिया गया है। तो चलिए इसे सुमेलित करते हैं हम। तो देखिए यहाँ क्या है, तो सबसे पहले है एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, देखिए हर फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है देहरादून में हो ये जरूरी नहीं है। तो देखिए ये यहाँ बहुत सारे जो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जैसे एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ स्थित है, ये जो है राजस्थान में स्थित है, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। वही एक और है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, तो ये कहाँ स्थित है, ये जो है मध्य प्रदेश में स्थित है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, तो कहाँ है, मध्य प्रदेश में। उसके बाद देखिए इंडियन प्लाईवुड इंडस्ट्री रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, तो प्लाईवुड इंडस्ट्री रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ये कहाँ स्थित रहेगा, ये कहाँ है, कर्नाटक में, तो कर्नाटक में स्थित है। उष्णकटिबंधीय वनस्पति उद्यान यह जो है केरल में स्थित है, उष्णकटिबंधीय वनस्पति उद्यान केरल में स्थित है। चलिए अगला देखिए, सुमेलित करना है आपको भारत में रामसर साइट और राज्य। तो यहाँ रामसर स्थल दिए गए हैं, कौन से राज्य में स्थित है आपको बताना है। तो अभी रामसर साइट की संख्या कितना हो गया, वर्तमान में 85 हो गया, याद रखेंगे। उसके बाद देखिए ये जो दिए गए हैं वो कौन कौन से राज्य में है। तो देखिए चंद्रताल आर्द्रभूमि यह कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है चंद्रताल। वही देखिए रुद्र सागर, तो रुद्र सागर झील ये कौन से राज्य में स्थित है, त्रिपुरा में, याद रखेंगे। त्रिपुरा, रुद्र शिव होता है और त्रिशूल श्री का हथियार होता है, तो ये रुद्र सागर कहाँ, त्रिपुरा में स्थित है। उसके बाद कंचली आर्द्रभूमि, तो कंजली आर्द्रभूमि यह कहाँ स्थित है, तो कंजली आर्द्रभूमि पंजाब में स्थित है, तो कंजली पंजाब में। भोज आर्द्रभूमि कहाँ है, भोज राजाओं का क्षेत्र है मध्य प्रदेश, तो भोज आर्द्रभूमि मध्य प्रदेश में स्थित है। तो इस प्रकार आप सम्मिलित कर सकते हैं। अगला फिर से सुमेलित करने वाला है। देखिए इसमें क्या सुमेलित करना है, हिमालय के प्रादेशिक विभाजन और संबंधित नदी। तो हिमालय पंजाब, हिमालय, कुमायूं, नेपाल और असम, इसके लिए 4 नदियों के साथ बटा हुआ है। तो जैसे देखिए कौन कौन सी नदी के मध्य के क्षेत्रों को क्या क्या हिमालय कहा जाता है। तो सबसे पहले इसका क्रम ही दिया गया है, पंजाब हिमालय, इसे कश्मीर हिमालय भी कहते हैं, पंजाब, कुमायूं, नेपाल और असम, तो क्रम से दिया गया है, वैसे आप क्रम से नदी को भी जमा लीजिए। तो सबसे पहले आता है सिंधु नदी, उसके बाद कौन सी नदी आ जाएगा, सिंधु नदी के बाद सतलज नदी, उसके बाद जो है काली नदी आ जाता है, काली नदी, उसके बाद तीस्ता नदी, तीस्ता के बाद ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक, तो इन्हीं नदी के मध्य होगा। तो सिंधु और सतलज के मध्य, देखो सिंधु और सतलज के मध्य पंजाब हिमालय हो जाएगा। वही सतलज और काली के मध्य, तो सतलज और काली के मध्य कुमायूं हिमालय हो जाएगा। तो सतलज और काली कहाँ दिख रहा है, ये चौथा, तो सतलज और काली के मध्य हो जाएगा ये। उसके बाद नेपाल हिमालय हो जाएगा, किसके मध्य, तो काली तक हो गया। तो काली से तीस्ता, तो काली से तीस्ता ये तीसरे में है, तो ये नेपाल हो जाएगा, काली से तीस्ता। और असम हिमालय फिर लास्ट में तीस्ता से ब्रह्मपुत्र, तो तीस्ता से ब्रह्मपुत्र तक के असम हिमालय है। तो एक क्रम से आप याद रखेंगे तो आपका बन जाएगा। चलिए अब अगला देखिए, यहाँ भी आपको सत्य कथन पूछा गया है। तो मणिपुर घाटी को मोलासिस बेसिन कहा जाता है, तो ये गलत है। मणिपुर घाटी को मोलासिस बेसिन नहीं, मिजोरम घाटी होता है उसे जो है मोलासिस बेसिन कहा जाता है। और यहाँ देखिए अगला मिजोरम घाटी लोकटक झील स्थित है, तो लोकटक झील कहाँ स्थित है, मणिपुर, तो मणिपुर की घाटी में स्थित है, मणिपुर में भी स्थित है। लोकटक झील तो मणिपुर में है, तो ये जो है उल्टा हो गया है, तो ये दोनों कथन क्या है, असत्य हो गए। मणिपुर और मिजोरम की मुख्य नदी मूसी है, तो ये भी गलत हो जाएगा। इन दोनों की मुख्य नदी क्या होता है, क्या हो जाता है, क्या होता है इसकी मुख्य नदी, बराक, तो बराक जो है इनकी मुख्य नदी है, कहाँ की, मिजोरम और मणिपुर की मुख्य नदी है बराक नदी। ठीक, तो मूसी नदी यहाँ की नदी नहीं है, ये जो है राजस्थान क्षेत्र में स्थित है। तो ये कौन कौन से सभी कथन जो है गलत हो जाएंगे, तो डी इसका सही उत्तर है। चलिए अब अगला देखिए, यहाँ दर्रे दिए गए हैं, संपर्क क्षेत्र बताना है आपको, कौन कौन से क्षेत्रों से को मिलाते हैं ये दर्रे द्वारा। तो हम देखिए ऊपर कौन से देखे थे, एक तो जम्मू कश्मीर और श्रीनगर को मिलाने वाला, जम्मू कश्मीर और श्रीनगर को कौन सा, बनिहाल दर्रा मिलाता है। एक प्रश्न हम पहले से कर चुके हैं, तो इसका हो जाएगा 1 का 3, तो 1 का 3 किसमें दिया गया है, सी और बी में। ठीक, उसके बाद देखिए लेपुलेख दर्रा, तो लेपुलेख कहाँ है, उत्तराखंड में है, तो उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ेगा, लेपुलेख उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है, तो ये हो जाएगा इसका दूसरा। उसके बाद रोहतांग दर्रा, ये भी कहाँ स्थित है, तो ये भी जो है उत्तराखंड में स्थित है, तो रोहतांग दर्रा किसे जोड़ेगा, तो ये मनाली, तो उत्तराखंड की मनाली को या जो है से जोड़ता है, तो मनाली को लेह से जोड़ेगा रोहतांग दर्रा। वही बुर्जिला दर्रा जो है जम्मू कश्मीर के गिलगित और श्रीनगर को जोड़ता है, गिलगित और श्रीनगर को बुर्जिला दर्रा जोड़ता है। तो इस प्रकार हम मिला सकते हैं। अगला देखिए सत्य कथन पूछा गया है, यहाँ काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़, बैकबोन ऑफ हाई एशिया कहा जाता है काराकोरम श्रेणी को, तो काराकोरम श्रेणी को हाई एशिया कहा जाता है। यहाँ क्या पूछा गया है, सत्य, तो ये जो है सत्य हो जाएगा, काराकोरम श्रेणी को ही जो है उच्च एशिया की रीढ़, बैकबोन ऑफ हाई एशिया कहा जाता है। दूसरा है विश्व की सबसे अधिक तीव्र ढाल वाली चोटी धौलाधार में को माना जाता है, तो ये गलत है। सबसे तीव्र चोटी जो है धौलाधार को नहीं माना जाता है, इसको माना जाता है, वो जो है माना जाता है राकापोसी। तो राकापोसी आप जान रहे हैं, राकापोसी, इसे जो है सबसे तीव्र ढाल माना जाता है, जो कहाँ स्थित है, ट्रांस हिमालय में स्थित है, तो ये जो है गलत हो जाएगा। अगले देखिए ट्रांस हिमालय को नेपाल हिमालय भी कहा जाता है, तो ये भी गलत है। ट्रांस हिमालय को नेपाल हिमालय नहीं कहते हैं, ट्रांस को और किस नाम से जानते हैं, तिब्बती हिमालय के नाम से जाना जाता है ट्रांस को। तो 2 और 3 जो है असत्य हो जाएंगे, तो 1 जो है सही उत्तर हो जाएगा, तो केवल 1 इसका आंसर है।
चलिए अगला देखिए, यहाँ सत्य कथन पूछा गया है। तो कश्मीर घाटी में पाए जाने वाले घास के मैदान को मर्ग कहते हैं। तो सही जान रहे हैं, कश्मीर घाटी में ही मर्ग, इसके नाम से अलग अलग शहर भी है, जैसे गुलमर्ग हो गया और बहुत सारे मर्ग नाम से शहर हैं। तो जो घास के मैदान होते हैं उन जिन क्षेत्रों में उसे मर्ग कहा जाता है। तो ये सही है। मसूरी श्रेणी कश्मीर हिमालय में स्थित है। तो मसूरी श्रेणी जो है कश्मीर हिमालय में नहीं है। मसूरी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में है। तो उत्तराखंड की श्रेणी में स्थित है। तो मसूरी श्रेणी जो है उत्तराखंड में स्थित है। पीर पंजाल श्रेणी जम्मू कश्मीर में स्थित है। ये सही है, पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में स्थित है। यही पीर पंजाल से लेकर बृहद हिमालय तक के क्षेत्र को क्या कहते हैं? जम्मू कश्मीर, कश्मीर घाटी कहा जाता है। ठीक, तो ये सही हो जाएगा। तो 1 और 3 जो है सही है इसके। चलिए अब अगला देखिए, यहाँ सुमेलित करना है तांबा खनिज क्षेत्र और राज्य। तो हम देखे भी हैं तांबा खनिज क्षेत्र कौन सा देखे थे? खेतड़ी। तो देखिए खेतड़ी है, तांबा खनिज क्षेत्र कहाँ स्थित है? खेतड़ी राजस्थान में स्थित है। इसके अलावा देख लीजिए मलाजखंड। तो मलाजखंड कहाँ स्थित है? तो ये जो है कहाँ है? झारखंड में स्थित है। झारखंड में नहीं, मलाजखंड कहाँ स्थित है? ये जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। तो मलाजखंड कहाँ स्थित हो जाएगा? मध्य प्रदेश में स्थित है मलाजखंड। खेतड़ी कहाँ स्थित है? यह राजस्थान में स्थित है। उसके बाद देखिए अनंतपुर। अनंतपुर कहाँ स्थित है? ये जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है अनंतपुर। ये भी तांबा क्षेत्र है। फिर मूसा बनी को याद रखेंगे, मूसा बनी जो है झारखंड में स्थित है मूसा बनी। तो इस प्रकार आप मिला लेंगे, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ आपको सत्य कथन बताना है। पहला है मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड का मुख्यालय नागपुर में है। तो ये जो है गलत, ये जो सही है। मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ दिया गया है? नागपुर में स्थित है। दूसरा है भारतीय खान ब्यूरो का मुख्यालय, ये भी नागपुर में है, कोलकाता में नहीं है, ये भी नागपुर में है। भारतीय खान ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ है? नागपुर में ही स्थित है। ठीक, उसके बाद देखिए राष्ट्रीय धातु कर्म प्रयोगशाला जमशेदपुर में स्थित है। तो ये भी सही है। राष्ट्रीय धातु कर्म प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? जमशेदपुर में। तो यहाँ सत्य पूछा गया था, तो 1 और 3 इसमें के सत्य हो जाएगा। खान ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ है? यह स्थित है हमारे नागपुर में। चलिए अगला देखिए, खनन क्षेत्र और खनिज। तो खनन क्षेत्र खनिज बताना है। देखिए इसमें से आपको कोई किसी को देखे होंगे, तो देखिए ये जावर क्षेत्र को देखे थे, किसके लिए देखे थे हम? सीसा। तो सीसा पाया जाता है जावर क्षेत्र में। उसके बाद देखिए रत्नागिरी। रत्नागिरी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो रत्नागिरी किसके लिए प्रसिद्ध है आप देख सकते हैं, तो यह जो है मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है। तो रत्नागिरी किसके लिए? मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ठीक, उसके बाद देखिए कौन सा क्षेत्र है? सिरमौर। इसमें क्या पाया जाता है? यहाँ जिप्सम पाया जाता है। सिरमौर जो है जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद चित्रगुप्त बन गया, चित्रदुर्ग यह सोने के लिए प्रसिद्ध है। चित्रदुर्ग सोने के लिए, रत्नागिरी मैग्नीज के लिए, जावर जो है सीसा और सिरमौर जो है जिप्सम के लिए। अगर देखिए अगले प्रश्न में दिया गया है, यहाँ एल्यूमिनियम कंपनी उद्योग में संबंधित है। तो कौन कौन से जो है एल्यूमिनियम कंपनी उद्योग है? तो हिंडाल्को, बाल्को, नाल्को, माल्को, ये सभी जो है क्या है? एल्यूमिनियम कंपनी है। ये सभी जो भारत में स्थित एल्यूमिनियम कंपनी है। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी महारत्न कंपनी है? तो कौन सा कंपनी यहाँ महारत्न बताना है? पावर ग्रिड कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो पावर ग्रिड कंपनी ये तो है ही। गेल इंडिया लिमिटेड, तो गेल भी आप देखे हैं, तो गेल भी जो है एक क्या है? महारत्न कंपनी है। कोल इंडिया लिमिटेड, तो ये भी है, कोल इंडिया लिमिटेड भी है। भारत इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, तो ये गलत है। भारत इलेक्ट्रिकल्स नहीं, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड जो है एक महारत्न कंपनी है। ये जो है क्या है? नवरत्न कंपनी में आता है। तो 1, 2 और 3 ये तीनों जो है महारत्न कंपनी है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, सत्य कथन बताना है आपको। पहला है राउरकेला लौह अयस्क कारखाना कोयला क्षेत्र के लिए समीप स्थित है। तो राउरकेला जो है कोयला अयस्क के राउरकेला जो है कोयला क्षेत्र के समीप स्थित है। तो ये गलत हो जाएगा। लौह अयस्क के समीप जो है स्थित है राउरकेला। दुर्गापुर लौह अयस्क कारखाना या लौह अयस्क क्षेत्र के समीप स्थित है। तो ये कोयला क्षेत्र के समीप स्थित है, कोयला अयस्क क्षेत्र के समीप। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र तटीय क्षेत्र में स्थित है। तो ये जो है सही हो जाएगा। ये दोनों जो है गलत है और तीसरा जो है सही है। चलिए अगला देखिए, तमिलनाडु में शरतकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है वे है। तो किसके कारण से जो है शरतकालीन वर्षा होती है? तो जो लौटते हुए मानसून है, लौटते हुए मानसून किसे कहा जाता है? उत्तर पूर्वी मानसून को। कहाँ? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में उत्तर पूर्वी जो मानसून, जिसे लौटते हुए मानसून कहते हैं, उसके कारण जो है शरद ऋतु में वर्षा होता है। ठीक, अगला देखिए पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ के संदर्भ में ये कथन दिए गए हैं, यहाँ आपको सत्य कथन बताना है। पश्चिमी विक्षोभ कैस्पियन सागर में उत्पन्न होता है, ये गलत है। ये जो है भूमध्य सागर, तो भूमध्य सागर में उत्पन्न होता है पश्चिमी विक्षोभ। भारत में इनका प्रवेश पश्चिमी जेट प्रवाह द्वारा होता है। तो भारत में इनका प्रवेश जो है पश्चिमी जेट प्रवाह द्वारा होता है, ये सही है। तो दूसरा बस सही है इसमें। चलिए अगला देखिए, आर्कियन चट्टानों में के समूहों में कौन सा कथन सही है? तो आर्कियन चट्टान से संबंधित बताना है कौन सा कथन सही नहीं है, पूछा गया है। ठीक, तो इसमें जीवाश्म का अभाव होता है, ये तो सही है। जीवाश्म जो है किसमें? गोंडवाना से प्राप्त होता है। इन चट्टानों पर आंतरिक शक्तियों का व्यापक प्रभाव होता है, तो ये भी सही है। इन चट्टानों की उत्पत्ति मानव जीवन की उत्पत्ति के पश्चात हुआ है, तो ये गलत है। सबसे पहले आर्कियन चट्टान बनता है, मानव जीवन के बाद उत्पत्ति होने वाले चट्टान जो है कौन से होते हैं? जो विंध्यन जो कौन से ये
गोंडवाना चट्टान के जो बाद होते हैं, गोंडवाना चट्टान और उसके बाद जो आने वाले चट्टान है वो सभी जो है मानव जीवन की उत्पत्ति के बाद होते हैं, और ये सभी जो है पहले हुए हैं आर्कियन चट्टान। तो ये जो है गलत हो जाएगा, सही नहीं है। और देखिए इनका विस्तार कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों में है, तो ये भी सही है। आर्कियन का विस्तार जो है इन सभी राज्यों में देखने को मिलता है। आगे देखिए, मिट्टी के खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान है। तो खारापन और क्षारीयता को हटाने के लिए अगर मिट्टी से, तो उसमें क्या डालना पड़ता है, तो उसमें जो है जिप्सम लगाया जाता है। तो खेतों में अगर जिप्सम डालेंगे तो उसका खारापन, क्षारीयता खत्म होता है। और वही अगर हमें हमारे खेतों में क्या रहे, अम्लीयता रहे, तो अम्लीयता रहे तो उसके लिए हमें क्या डालना पड़ता है, उसके लिए हमें चूना डालना पड़ता है, चूना डालना पड़ता है। ठीक, तो चूना डालना पड़ता है अगर हमें अम्लीयता तो दूर करना है, और क्षारीयता दूर करने के लिए जिप्सम डाला जाता है। जिप्सम का जो है नाम क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट, रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट। भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज किया गया था? ये सबको पता होगा, 1911 से 23 के मध्य। अगर 1911 से 23 के मध्य जो है ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज किया गया था, क्योंकि इस समय जो है एक महामारी आया था जिसकी वजह से जो है बहुत सारी मृत्यु हुआ था। ठीक, इसलिए जो 2021 है उसे जो है जन विभाजक वर्ष कहा जाता है, जनसंख्या विभाजक वर्ष कहा जाता है 1921 को। ठीक, चलिए उसके बाद देखिए अगला देखिए। तो देखिए आज तक के में जो है हम इतना ही प्रश्न करते हैं। जो भूगोल का हम लोग जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उसका जो है इसमें कवर कर लिया, और साथ ही जो मेगा चलेगा, तो मेगा हम 3 वीडियो लाने वाले हैं मेगा का। तो उन तीनों में भी जो हम सभी का सब्जेक्ट का जो है उसमें जैसे वेटेज आता है एग्जाम में, उसी वेटेज के आधार पर जो है उसके में प्रश्नों की संख्या रहेगा, तो उसमें जो है बाकी टॉपिक को कवर करेंगे। तो इस वीडियो में हम इतना ही कंप्लीट करते हैं, आगे जो है अगले वीडियो में करेंगे। ठीक, तो धन्यवाद। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।